डिफेंस रिलेटेड फौजी भाई को नमस्कार। आज हम लोग अपना जनरल साहब ने जो जेसीओ जवानों के बारे में क्या क्या बताया हुआ है उसके बारे में अभी हम लोग जानकारी ले लेंगे। उन्होंने जो सेना में जो इंडियन आर्मी में किम रहना है, कितना तकलीफ है, ये पूरा जानकारी दिए हुए है। उसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे, उनका सर बातों में शुरू सुनेंगे। करते हैं बचपन से। जब आप स्कूल में थे किस तरह के आप स्टूडेंट थे? पढ़ाई में फोकस रहता था, खेलकूद में ज़्यादा ध्यान रखता था? क्योंकि पहली बार ऐसा है कि दो सर्विस चीफ, आप और नेवी चीफ, दोनों एक स्कूल के हैं। आपका सवाल बहुत सही है क्योंकि बचपन में आपको आप इतना खो जाते हो आसपास में दोस्तों के साथ और अपने शिक्षकों के साथ कि आपको पता नहीं लगता समय कैसे निकल गया। अगर संडे हुआ तो सवेरे उठते थे, फुटबॉल लेके भाग जाते थे, पूरे दिन भर फुटबॉल खेलते रहते थे। बारिश होती थी तो और ज़्यादा खेलते थे। लेकिन उसी प्रकार से अगर पता है कि हमें ज्योग्राफी की क्लास है तो चूंकि पता था कि ज्योग्राफी के जो हमारे टीचर हैं वो हमेशा कहानियाँ सुनाते हैं और बाकी चीज़ें बताते हैं, तो हम वो इंटरेस्ट लेके पढ़ना शुरू कर देते थे। बच्चों में सडनली हम हिस्ट्री की बात लेके शुरू कर देते थे बात करना। तो वहाँ माहौल ऐसा था कि पढ़ाई का, खेल का, और उससे ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हमने कैसे दूसरों के अनुभव का फ़ायदा उठाना है और हमें दूसरों को कैसे इज्जत देनी है और उनसे क्या क्या चीज़ें सीखनी। सबसे बड़ी बात ये थी, चूंकि हमारे शिक्षक बहुत अच्छे थे, तो हम लोग हर पहलू का सिर्फ पॉजिटिव साइड पे, सकारात्मक साइड देखते थे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो सैनिक स्कूल के बच्चे होते हैं आमतौर पे ना, वो हमेशा आपको मुस्कुराते हुए मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे और हमेशा कुछ करने की हमेशा इच्छा शक्ति लेके मिलेंगे। सर बच्चों से सवाल लेते हैं। प्राची। आई एम प्राची गांधी फ्रॉम मयूर पब्लिक स्कूल, आईपी एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली। जब आप स्कूल में थे तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपका सवाल सुन के। तो ये जो सवाल होता है एक्चुअली बड़ा सीक्रेट जवाब होता है इसका, क्योंकि आप बता नहीं सकते कि किस विषय को आप पसंद करते थे, नहीं करते थे। लेकिन आपको ये देखना है कि ये भावनाएं कैसे आगे पनपती हैं। तो बचपन में जब हम बच्चे होते हैं तो आप देखते हैं आपके माता पिता आपसे कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं। तो मेरे पिताजी जो थे वो हमेशा, वो चूंकि वो खनिज अधिकारी थे, माइनिंग ऑफिसर थे, तो वो हमेशा डायमंड माइंस, कोल माइंस, मिनरल्स और जंगलों में जाते थे। तो क्या होता था, पहाड़ियों के बारे में, वृक्षों के बारे में, मिनरल्स के बारे में बहुत खोज खबर रहती थी। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट था, भूगोल, जिसको कि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था। उसी प्रकार से अगर आप इतिहास की बात लें तो माता जी जब भी वो चाहे खाना बना रही हो या कपड़े साफ कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, वो हमेशा कहानियाँ सुनाती रहती थी, पुराने ज़माने की कहानियाँ, और वीरों की जीवनी सुनाती रहती थी। तो क्या रहता था कि आप हिस्ट्री, जो इतिहास है, उसके बारे में हमेशा इच्छुक थे ज़्यादा जानने के लिए। तो जब वो पुस्तकें आप घर में, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो दोनों थे वो पुस्तकों की लाइब्रेरी मेंटेन करते थे, तो आप वही पुस्तकें निकालते थे जिससे कि आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिले। और तीसरी बात, मैथ्स मुझे शुरू में बहुत मुश्किल पड़ती थी। फिर मेरे जो बड़े भाई साहब ने, उन्हें मुझे थोड़ा सा वैदिक मैथ्स के बारे में बताया। और जब वैदिक मैथ्स, जो आपको पता है कि भारत की एक पहल है, तो इस वैदिक मैथ्स को जब आपने देखा तो देखा मैथ्स तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है। और जब आप स्कूल में गए तो स्कूल में आपको शिक्षक भी ऐसे मिले जो इन तीनों सब्जेक्ट में आपको काफ़ी आपसे बातचीत करते थे, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए तर्क होना जरूरी है और उसमें एक नैरेटिव और कहानी होना जरूरी है। लेकिन केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, मुझे अभी भी लगता है बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि रटना बहुत पड़ता है। सर मैंने एमएससी केमिस्ट्री की है, और लेकिन अब केमिस्ट्री का मतलब सारा कुछ भूल चुकी हूँ ऑलमोस्ट। शिवम, आप इंट्रोड्यूस भी कीजिए और आपका सवाल। I'm Shivam. I'm from Adarse and currently I'm in 7th semester doing my engineering. And so, like, we all know that army life is very tough. And in places like Siachen, we all know like that कैसे एक अंडा भी पत्थर में बदल जाता है. तो सर, like, how do you keep motivation high of Indian army? गुड, शाबाश। तो आपने जो सही पूछा है कि सियाचिन की ज़िंदगी कैसी रहती है, जहाँ -50 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, हम लोग बोलते हैं। जितना मुश्किलातें आती है उतने हमारे शरीर में और मानसिक ताकत बढ़ती जाती है। और यही चीज़ है जो फौजी का सबसे बड़ा, एक मैं कहना चाहूँगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो आप
अभी तो मैंने आपको से बताना चाहूँगा कि मेरी यूनिट 18 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स है और वो यूनिट भी मई के महीने में जाके सियाचिन में डिप्लॉय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप मुश्किलातों में लोगों को आप रखते हो तो जो उसके आपसी संबंध बनते हैं वो ज़्यादा प्रगाढ़ बनते हैं, ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं लोग आपस में और ज़िंदगी भर का संबंध बनता है ना। रही बात वहाँ पे रहने की, तो हमारी आर्मी में एक चीज़ होती है नाम नमक निशान, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग आपसी संबंध को बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके हमारे पास होते हैं। तो जब ये 3 नाम नंबर निशान आप लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे साथियों की आपस में जो घनिष्ठता है वो बढ़ती है। तो आप जब मुश्किलातों में रहोगे आप क्या चाहोगे? आपके साथ क्या बाकी लोग भी उन्हीं मुश्किलाती हालातों में रह रहे हैं? लोग रह रहे हैं, तो क्या आपकी हिम्मत बढ़ती है। दूसरी चीज़, जब आप जाते हो तो आप एक्लिमेटाइजेशन करते हो, उस जगह की तैयारी करते हो। जब आप वहाँ पे लद्दाखी को देखते हो तो वो तो देखते हो हाफ स्वेटर में घूम रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो आपको लगता है जब वो रह सकता है तो हम क्यों नहीं रह सकते। लेकिन आपको उसको रहने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो हम उसकी तैयारी करते हैं। सियाचिन बेस हमारा वहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ पे हम उसकी ट्रेनिंग करते हैं कि कैसे हमने वहाँ पे जब फ्लैट जो आइस वॉल होती है उसमें कैसे चढ़ना है, और जो गैप्स होते हैं आइस के बीच में उसको कैसे क्रॉस करना है। उसी प्रकार से अगर हमें ज़रूरत है एक दूसरे को हेल्प करने की तो वो कैसे हेल्प करना है। तो जब आप इन चीज़ों में खोए रहते हैं और अपने मन में हमेशा ताजगी रखते हैं, आपको कभी भी कोई टेम्परेचर का पता नहीं लगता है। आपने केयरफुल रहना पड़ता है, लेकिन आपको उसके साथ मानसिक ताकत बढ़ाने के लिए आपको आपस में बातचीत करते रहना चाहिए। योग बहुत ज़रूरी है। पुराने ज़माने में आप लोग ध्यान दें तो जो ऋषि मुनि थे वो ऐसा योग करते थे कि उनका एक पैर और हाथ हमेशा छाती के ऊपर, लंग्स के ऊपर रहता, क्योंकि कवर रहे। उसी प्रकार से स्पिरिचुअली आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, आप गुरु ग्रंथ को मानते हैं, आप अल्लाह ताला को मानते हैं, आप वैष्णो देवी को मानते हैं, तो जब आप भगवान पे भरोसा करते हैं और उनकी याद में 15 मिनट और 20 मिनट निकालते हैं, आप हमेशा मानिए आप कहीं भी किसी भी हालात में रहेंगे, आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे और आपको सही हमेशा सोल्यूशन मिलेगा। सर, आपने एक सेंटेंस यूज़ किया, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। एक ऐसा ही सेंटेंस है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। तो एनडीए के बारे में कहा जाता है बहुत रगड़ा होता है, तो वहाँ की अगर आप कुछ की कितनी रगड़ाई होती है और किस तरीके से ट्रेनिंग होती है और आपका जो अनुभव वहाँ का रहा? देखिए, रगड़ाई तो मजाक की बात है, ठीक है। हम तो सैनिक स्कूल वाले हैं। सैनिक स्कूल में जब आप फुटबॉल खेलते थे तो बॉल कहीं भी आप भागते रहते थे, यही होता है बचपन में, ठीक, भागते रहे। एथलेटिक्स का टाइम आया, शुरू में जब पता नहीं था कि आप 100 मीटर के स्प्रिंटर या 5000 मीटर के, आप सब भागते रहते थे। तो कहने का ये मतलब है कि रगड़ा जो है वो मानसिक स्थिति, अगर आप उसको प्लेवे मैनर में लोगे तो उसमें कोई बात ही नहीं। आपका शरीर धीरे 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 उस ताकत को अपने में समेटता जाता। आप देखिए, आप लोगों ने एक पिक्चर सुनी होगी, विजय 69, कितनों ने सुनी है पिक्चर? देखी तो लोगों ने नहीं होगी। ये हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म कलाकार हैं अनुपम खेर। अनुपम खेर जी का नाम किसने किसने सुना है? सारों ने सुना है। वो 24 दिसंबर को मेरे ऑफिस में आए और मैं उनको बहुत ही हाई पेडेस्टल में रखता हूँ, क्योंकि उनके जो रोल होते हैं बहुत ही अहम रोल होते हैं और वो हमेशा ज़िंदगी में आपको कोई ना कोई सीख दे के जाते। तो उन्होंने मेरे से पूछा, सर आपने विजय 69 देखी? मैंने कहा भाई देखो, मूवी हॉल तो मैं पिछले 2-3 साल से नहीं गया हूँ। बोला OTT में आ गई। तो वापस आके उसके अगले दिन मैंने मूवी देखी। उस मूवी में 69 ईयर्स का एक नौजवान, बुढ़ा नहीं नौजवान, 69 ईयर्स का नौजवान क्या करता है? रेस दौड़ता है, साइकिलिंग करता है, स्विमिंग करता है और कंप्लीट करता है। तो दो चीज, अगर आपका लक्ष्य आपके सामने है तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं, और दूसरा आप अगर साथी के साथ हो तो उसमें एक जवान लड़का उनको हेल्प करता है और वो उसको हेल्प करता है। उसी प्रकार से जब क्रॉस कंट्री होती थी तो क्रॉस कंट्री में बहुत अच्छा नहीं हो, लेकिन जो मेरा साथी था वो एयरफोर्स का था, गुजरात का था वो, हम दोनों कदम मिला के दौड़ते थे। तो जब आप साथी हाथ बढ़ाना, एक पुराना गाना है, तो जब आप साथ में दौड़ते हो, कदम में दौड़ते हो, आपको पता नहीं लगता 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर कैसे खत्म हो जाता। तो अगर साथ अच्छा हो ना तो सफर बहुत अच्छे से कट सकता। अभिनव? मेरा नाम अभिनव है और मैं मयूर पब्लिक स्कूल में से पढ़ता हूँ।
और मैं कक्षा 11वीं में पढ़ता हूँ। सर मेरा आपसे ये सवाल था कि आपने सिर्फ आर्मी में जाने का ही निर्णय लिया था या कभी ख्याल आया था कि मैं नेवी या एयरफोर्स में भी जाता हूँ? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली तो चीज़ है, बैठो अपना। तो परिवार, ठीक है, आप परिवार में कुछ देखते हैं, जब आप स्कूल में जाते हैं तो आप स्कूल में कुछ देखते हैं। तो अगर परिवार की बात करूं तो परिवार में मेरे बड़े भाई साहब वो भी सैनिक स्कूल में पढ़ते थे, और मेरे पिताजी ने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया। वो एक गांव से थे और उन्होंने रिस्क ली, वहाँ से बाहर निकले और पढ़ाई के लिए पुराने ज़माने में तो बहुत मुश्किल काम होता था, तो उनको कहीं हॉस्टल में जगह मिली और वो अपनी जो फीस थी स्कूल की वो ट्यूशन पढ़ा के देते थे। लेकिन जो उनका संघर्ष था उसको देख के मुझे ये लगा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें मैं प्राउड फील करूं, गर्व महसूस करूं। और मेरे पिताजी हमेशा मुझे वर्ल्ड वॉर की किताबें लाके देते थे, वीरों की कहानियां लाके देते थे। उसी प्रकार से माता जी मुझे हमेशा महाभारत और रामायण की कहानी सुनाते। मेरे चाचा जी जो थे वो मुझे, जब मैं कॉपी भी मंगाता था लिखने के लिए तो उसमें सोल्जर की फोटो लगी होती थी। और बचपन में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो हम तो खेल खेल में पता ही नहीं लगा, वो फर्स्ट फ्लोर से बालू की उसमें ढेर में कूद जाते थे, पता ही नहीं था कि उसमें चोट भी लगने का डर। गांव में गए, तालाब में पेड़ से कूद गए, पता ही नहीं लगा कि इसमें चोट लगने का डर है। उसी प्रकार से जब स्कूल गए तो वही माहौल, और चूंकि उसी माहौल में रहे तो आप आगे बढ़ते गए। लेकिन जो आपका सवाल है कि नेवी या एयरफोर्स, अगर नेवी में जाता तो मैं सबमरीनर बनता और एयरफोर्स में जाता तो फाइटर पायलट। और आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि जो अभी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हो वो भी मेरे कोर्समेट हैं। उन्होंने वायदा किया है जब अगली बार जो हमारा भारत में निर्मित LCA तेजस है जब वो फ्लाई करेंगे तो उनके साथ में बैठ के उसी जहाज में मैं भी उड़ान भरूंगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मुझे गर्व है कि आज मैं भारत सेना का नेतृत्व, और आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मुझे इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। कौस्तुभ, I'm Cadet Kaustav Banerjee from Johar, Assam. I am currently studying in class 9 and it's an honor and great privilege for me to stand in front of you and interact with you. सर, आज आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इस पद पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप हम जैसे देश के युवा को नेतृत्व के प्रति क्या सलाह और क्या सीख देना चाहते हैं? हरिवंश राय बच्चन ने कुछ शब्द कहे हैं, एक पोएम है उनकी, बहुत लंबी पोएम है, सिर्फ मैं उसके 2 लफ्ज का। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, यानी चलने के पहले यात्री अपने रास्ते की जो पत्थर आने वाले हैं उसकी पहचान कर ले, ठीक है। स्वप्न में मुग्ध ना हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, यानी सपने देखना बंद करो, जो करना है वो आज से शुरू करो, जो भी करना चाहते हो जिंदगी में। इसीलिए कहते हैं कि पास्ट के बारे में सोच के परेशान मत हो, भूतकाल के बारे में सोच के परेशान मत हो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में रहो और जो काम तुम करना चाहते हो, जो तुमने सपनों संजोए हैं, उसको तुम आज से ही करना शुरू कर दो। और दूसरी जो मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, वो हमारे जनरल रावत जो लेट CDS थे वो कहा करते थे, ठीक है, खामोशी से बनाओ पहचान अपनी, हवाएं खुद ब खुद तुम्हारा तराना गाएंगी। मतलब हार्ड वर्क, लक्ष्य, तर्क, लोगों के लिए भलाई का काम करना, टीम को साथ में लेके चलना, जब आप ये चीजें करोगे तो आपको शोहरत या जो रिकॉग्निशन है वो आपको खुद ब खुद आएगा, आपको उसकी चिंता नहीं करनी। तो मेरा हर को यही एक मैसेज है, एक संदेश है, आप जो भी जिंदगी में करना चाहते हो उसके लिए आज से तैयारी शुरू करो और लग जाओ। और उसके लिए फौज में अगर आना चाहते हो तो फौज एक बहुत ही अच्छा जरिया है जो आपकी उमंगों को, आपकी एडवेंचर एक्टिविटी को, आप जो भी हासिल करना चाहते हैं वो सब हासिल करना चाहते हैं। लास्ट चीज इसलिए मैं बोलता हूं, जो फौज में आना चाहते हैं वो वतन के लिए आए, वेतन के लिए नहीं। आत्रे, मैं साजन अत्रेय कौल हूँ, कक्षा 9 में पढ़ती हूँ, अक्षरा इंटरनेशनल स्कूल पुणे। सर, मेरा सवाल है कि आप कई बार सीमा पर तैनात हुए होंगे, युद्ध में लड़ाई भी की होगी, तो उस समय आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई और उन चुनौतियों का सामना आपने कैसे किया? थैंक यू बेटा, बहुत सही सवाल पूछा आपने। क्योंकि कहते हैं लड़ाई में जो भी आपने पहले प्लान किया हो और पहली गोली जब चलती है ना वो प्लान फेल हो जाता है। क्यों?
क्योंकि नई सिचुएशंस आ जाती हैं, नई जब चैलेंजेस आते हैं, सिचुएशंस आती हैं, तो उसका आपको सोल्यूशन भी नया ढूंढना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो दिमाग है चाचा चौधरी की स्पीड से चलना चाहिए, यानी कंप्यूटर से भी तेज चलना चाहिए। चाचा चौधरी वाला आपने सुना है ना, लोटपोट में सुना है ना। तो इसका मतलब ये है, ये कब आएगा? जब आप अपने लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, हर युवक के बारे में, हर व्यक्ति की आदतें जानते हैं, आप जिस जगह पर हैं उस जगह के बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं, जिससे आप लड़ रहे हैं उस दुश्मन के बारे में आपको पूरी नॉलेज है, तो आपको किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं? चुनौतियां आपको आएंगी टेरेन की। क्यों? आप डिफिकल्ट एरियाज में काम कर रहे हैं, तो जो वहाँ के हालात हैं, उस हालात में कठिनाइयाँ बहुत होती हैं। उसी प्रकार से आपको वेदर की बहुत चैलेंजेस आते हैं, फिर आपको दुश्मन के जो एक्शन है उसके चैलेंजेस आते हैं। और इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप कैसे पूरे समूह को इकट्ठा करके आप अटैक के लिए जाते हैं, एक्शन के लिए जाते हैं। वो तभी हो सकता है जब लोग आप पे पूरा विश्वास रखें, अपनी जिंदगी आपकी हथेली पे रखें, ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब आप निस्वार्थ हों और आपको देख के उनके मन में आपके प्रति प्रेम। तो चैलेंजेस जो भी आए, अगर आप आपस में एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो आप कैसा भी चैलेंज आएगा आप उसको हमेशा ओवरकम कर सकें। सर, आपने एक चीज़ जो इनिशियली बोली कि पहली गोली आते ही सारे प्लान फेल हो जाते हैं, तो इंडिया को वैसे भी जुगाड़ में मास्टर माना जाता है। कोई भी सिचुएशन हो, अगर उसका हल पास में नहीं है तो जुगाड़ से निकालते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन जो आप शेयर करना चाहें कि जुगाड़ के आप मास्टर बन गए हों? एक्चुअली जैसे आपने बताया, पेटेंट राइट जुगाड़ की भारत में जो जुगाड़ की पुस्तक भी लिखी गई है वो 3 भारतीय ओरिजिन लोगों ने लिखी, ठीक है। और ये पुस्तक मैंने भी पढ़ी, मुझे याद है, ये मैंने मेरे ख्याल से 2012-13 में पुस्तक पढ़ी थी। एंड उस जुगाड़ का मतलब क्या है? जुगाड़ का मतलब ये है कि लो कॉस्ट हाई टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, यानी जिसमें कीमत ज्यादा है लेकिन आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते और आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो उन प्रकार की चीजों को हम जुगाड़ बोलते हैं। अब मैं, जैसे अभी ये तरन तारण दा मुंडा है, तो मैं वैसे बताना चाहूंगा, हमारे यूनिटों में आप कभी भी जब लॉन्ग मार्च करते हैं 25 किलोमीटर वगैरह, तो अब वो चाय गाड़ी से आएगी, कब आएगी, क्या पहाड़ियों में कौन सी चाय आने वाली, लेकिन आप देखेंगे वो एक बकेट होगी, उस बकेट को कोई कैरी कर रहा हो, उसके अंदर स्टोव जल रहा हो और चाय की केटली रखी होगी। मतलब कहने का ये है कि आप कितनी भी मुश्किल हालातों में हो, हाई एल्टीट्यूड में हो, बर्फ भी गिर रही हो, वो देखो फौजी आपको चाय हमेशा दे रहे हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग नीचे उतरते हैं पहाड़ियों से, बर्फीली पहाड़ियों से, तो आपको स्नो स्कूटर चाहिए होती है। स्नो स्कूटर कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, 4 जरिकेन लेते हैं जिसमें कि हम की ऑयल लेके ऊपर जाते हैं, उसको बांधते हैं, स्लेज बनाते हैं, उसी में ब्रेक सिस्टम लगाते हैं और चल देते हैं। स्नो स्कूटर बताइए कितने करोड़ों की आती है, हमारी स्लेज मशीन तो बिल्कुल कोई भी कीमत नहीं। अब आपको बड़ा उदाहरण दूं अगर, तो जब ऑफ विजय हुआ था, आपको याद हो कारगिल के वक्त, कारगिल के वक्त हमारी फौजें पूरी तैनात हो गई थी पूरी वेस्टर्न बॉर्डर में। उस समय हमारे टैंकों में कुछ कुछ कमियां थी क्योंकि लोग रिपेयर होते रहे। अब रिपेयर के लिए कहाँ जाने हैं, या चेन्नई जाने हैं, अवधि। आपके पास टाइम है कि अवधि भेजने के लिए आपके पास अवधि है, यानी समय है नहीं, तो ऐसे में आप क्या कार्रवाई करें? तो हमने सीधे संगरूर, नाभा, लुधियाना बंदे इकट्ठे किए लोकल, बताए ये प्रॉब्लम है टाइम, बोला साहब हो जाऊंगा। और भारत देश का जुगाड़, 3 दिन के अंदर भारत देश के उस डिवीजन के सारे टैंक मार्च करने को तैयार। अर्पिता? जी मैम, मेरा नाम अर्पिता है। मैं एमएन पब्लिक स्कूल पीतमपुरा कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ तथा स्काउट एंड गाइड का हिस्सा हूँ। क्या आप हमारे साथ ये साझा करना चाहेंगे कि अपने व्यस्त जीवन में आप खुद के लिए और अपने परिवार के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? ये सवाल भी अगेन ये सीक्रेट कैटेगरी में आता है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चूँकि मैं सैनिक स्कूल का हूँ, तो मेरे लिए परिवार क्या था। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई महीने छुट्टी जाएंगे, बाकी टाइम तो स्कूल में रहे। 7 साल तो मैंने 5वीं क्लास से स्कूल में निकाले। तो मेरा परिवार क्या था? मेरा परिवार मेरे साथी, मेरे शिक्षक, उसके बाद एनडीए में गए, आईएमए में गए। क्या परिवार था? अगेन साथी, शिक्षक। उसी प्रकार से जब हम लोग यूनिट में आए, तो यूनिट में हमारा साथी कौन? साथी हमारी यूनिट, जो यूनिट में हमारे जवान थे, जेसीओस थे, ऑफिसर्स थे।
या जो लोग वहां उस माहौल में रहते। आज की तारीख पे मेरा परिवार क्या, आज की तारीख पे मैं अपना परिवार बोलता हूँ 1.3 करोड़। आप बोलेंगे 12 लाख की पॉपुलेशन सर्विंग सोल्जर्स की, आप 1.3 करोड़ तक कैसे पहुंचे? तो सबसे पहले मेरे पास 12 लाख तो मेरे खुद के जवान हैं, उसके अलावा जो उनके परिवारजन हैं। अगर मैं सिर्फ हर परिवार में 2 ही लोगों को लेता हूं, उनके माता पिता भी होंगे, भाई बहन भी होंगे, मैडम भी होंगी, उनके बच्चे भी होंगे, बट सिर्फ अगर 2 को भी लेता हूं 24 लाख हो जाते हैं। मेरे पास वेटरन आज की डेट पे जो एक्स सर्विस मैंने रजिस्टर्ड 25 लाख है, उनके डिपेंडेंट 28 लाख रजिस्टर्ड, 7 लाख विडोज विधवाएं रजिस्टर्ड, और उसी प्रकार से तकरीबन 36 वैसे लोग हैं, 36 लाख जो कि उनके साथ रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, बाकी लोग रहते हैं बट वो डिपेंडेंट्स नहीं। ये पूरा जब मेरे जो वेटरन डिपार्टमेंट उसने कैलकुलेट किया 1.3 लाख मेरी पॉपुलेशन, तो ये मेरा परिवार। और चूंकि आर्मी में परिवार ये है, तो इस परिवार को मैं अकेले नहीं मिलता हूं, मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ मिलती है। तो हर जगह हम साथ जाते हैं, साथ रहते हैं, जहां जहां पॉसिबल। डिफिकल्ट एरियाज में जाते हैं, मेरी धर्मपत्नी सारी डिफिकल्ट एरियाज में, चाहे वो पेगोंगसो लेक है या किबीतू है या आपका लोंगेवाला है, हर जगह होके आई हुई है मेरे से। फिर आप सोचेंगे कि बाकी लोगों से, परिवारजनों से कैसे बात करें? तो परिवारजनों से मेरी 2 बच्चियां हैं, और उन बच्चियों से हर दिन हम कोशिश यही करते हैं, आजकल व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आती है, चाहे 5 मिनट हो या 2 मिनट हो, लेकिन हमेशा एक दूसरे से अपना दिन के सारी समस्याएं, अचीवमेंट, सारी चीज साझा करते हैं और साथ में रहने की कोशिश करते हैं। और मैं अपने जवानों को भी यही बताता हूँ कि आप कहीं भी हो, अपने परिवार से दिन में 1 बार जरूर करें, और रही बात बाकी से, तो वीकली बात कर लेते हैं, ऐसे काम चल जाता है बेटा। रोनित, मैं क्वार्टर मास्टर सार्जेंट रोनित सिंह दयाल कक्षा 10 MM पब्लिक स्कूल पीतमपुरा का छात्र हूँ। मैं NCC का हिस्सा हूँ तथा आगे जाकर भारतीय सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या सैनिक स्कूल के बच्चों को सेना में ऑफिसर बनने के ज़्यादा चांस होते हैं, और दूसरे स्कूल के बच्चे इसके लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मे भी आपके दिमाग में ऐसा बैठा है कि सैनिक स्कूल के बच्चे ही फौज में जाते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, ये तो मैं कहूँगा कि सौभाग्य है कि आज 2 चीफ एक ही क्लास के, एक ही सेक्शन के और एक ही शहर के रहने वाले हैं, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम एक तरफ कर दें, तो आज की डेट पे सिर्फ 10% जो बच्चे हैं या ऑफिसर्स हैं, वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, सिर्फ 10%। तो अगर 40,000 से ज़्यादा मेरे ऑफिसर्स हैं और 10% इतने हुए, तो बाकी कहाँ से? बाकी जो बच्चे हैं वो बाकी स्कूलों से, कुछ NCC से डायरेक्टली C सर्टिफिकेट के साथ आए हैं, कोई बाकी स्कूलों से पढ़ के आए हैं। तो सबसे पहले ऐसी कोई बात नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या आप अपने आप को बचपन से फौज में ज्वाइन करने के लिए तैयार कर रहे हो? क्या आप अपनी दिनचर्या में इस चीज़ को लागू कर रहे हो? अगर आप ध्यान दें, योग में अष्टांग योग कहलाता है। अष्टांग योग क्या बोलता है कि आप अपनी दिनचर्या में योग में जो सिखाया गया है उसको लागू करें रोजमर्रा की जिंदगी में। उसी प्रकार से जो भी फौज में ज्वाइन करना चाहते हैं, उसने अगर मन में ठान ली तो अपनी जिंदगी में वो लाना चीजें शुरू कर देगा। प्राकृतिक नेतृत्व, साथी का ख्याल रखना, एबिलिटी टू गिव, यानी पहले दूसरे को देना फिर लेना, समझ गए? तो कुछ ऐसी चीजें हैं, हर पे विश्वास करना, अविश्वास तभी करना जब वो विश्वास के काबिल ना हो, और जहां तक अपने मानसिक जो आपकी एक स्ट्रेंथ है उसको हमेशा बना के रखना। तो सबसे बड़ी चीज ये है, वही बोलूंगा, अगर आपका लक्ष्य क्लियर है और आपको मार्क में कोई परेशानी नहीं है और उसके बारे में आपने सोच विचार कर लिया है, तो आप हमेशा अपनी मंजिल को सही समय पर पाएंगे। देवांशी। Sir, I'm Cadet Devanshi Nikoy from Johar, Assam, and I'm currently studying in 9th grade. And my question to you, sir, is that if you could be a civilian for 24 hours, what are the moments or what are the experiences that you'd like to? एक्चुअली सिविलियन तो मैं माइंड से हूँ, ठीक है, क्योंकि आप तभी, आपने देखा बॉर्डर एरिया में हमारे बहुत सारे सिविलियंस रहते हैं और आप उनके साथ बहुत ही अच्छा सौहार्द माहौल में रहते हो। आप तभी रहोगे जब आप उनके साथ
समझ पाओगे, उनकी ज़रूरतों को समझ पाओगे, ये करोगे। तो क्या मेरा माइंड सिविलियन है? 100% सिविलियन। लेकिन जैसे आपने बोला कि अगर मुझे 24 घंटे दिए जाएं, तो मेरे कुछ ऑलरेडी सोच विचार इसके बारे में। आज का जो युवक है ना, वो बहुत तेजी से भाग रहा है। उसके पास समय नहीं है कि थोड़ा सा ठहर के, रुके, सोचे, जिंदगी के बारे में सोच विचार करे, इंट्रोस्पेक्शन करे और फिर कदम आगे बढ़े। वही हरवंश राय बच्चन की जो मैंने आपको कविता सुनाई थी, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान करे। तो मैं आपको सही बताना चाहूं तो मैंने छोटी सी एक शॉप खरीदी है, जिसमें मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं, जिसका नाम रखूंगा आहिस्ता जिंदगी। और उसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ कॉफी होगी और मैं बैठूंगा और बहुत सारी पुस्तकें होंगी। और मैं सबको ये बोलूंगा, जिंदगी की रेस में भागो नहीं। अगर आप भागते रहे, आप जब जिंदगी के अंत में आप रुक के देखोगे तो आप बोलोगे मैंने पाया क्या, मैंने खुशहाली क्या पाई, मैंने जिंदगी में अचीवमेंट क्या की, मैं खुश कब रहा। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है, ठहरो, ठहराव लाओ, आराम से जिंदगी के बारे में सोचो, फिर आगे। और सर ये शॉप कहाँ होगी आहिस्ता आहिस्ता? ये अभी तो भोपाल में है, बाकी देखते हैं कहाँ कहाँ खुलेगी। अगर चेन चल चुकी तो फिर आगे भी चलाएंगे, हो सकता है आप सबको भी उसकी फ्रेंचाइज दी जाए। गुरजन, सर मेरा ये सवाल है कि आपका कोई ट्रेन द्वारा ऐसा कोई पल जो हमारे साथ शेयर करना चाहें, जो अब भी आप याद करते हो? तो ये आप मजाकिया किस्म से पूछ रहे हो, सीरियस किस्म से पूछ रहे हो? जैसे तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। सबसे पहले मजाकिया किस्म का, हमारे एनडीए में क्या होता है कि यूनिफॉर्म लटका दीजिए बाहर, जिसका वो होता है। तो एक सेकेंड टर्म आता है यंगस्टर, उसको अपनी यूनिफॉर्म मिल नहीं रही थी, बहुत ढूंढा उसने और टाइम हो गया। घबरा के उसने क्या किया, जो सीनियर मोस्ट था 6 टर्मर, उसकी यूनिफॉर्म उसके कमरे के टांगी थी, वो ले ली और उसको पहन के चला गया। 6 टर्मर तो बेचारा परेशान, वो इधर उधर ढूंढ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इधर उधर गुस्सा कर रहा है। और जब नीचे गया तो वो जाके अपनी जगह पे खड़ा हो गया। तो सडनली लोगों ने बोला वो तो अपॉइंटमेंट की ड्रेस लेके चला गया। तो बोला चलो रिपोर्ट दो। बोला अरे ये क्या हो गया। और फिर उसके बाद वो बेचारा पकड़ा गया। अब उसके बाद क्या हुआ होगा आपको तो पता ही लगा होगा क्या हुआ होगा, ठीक है। फिर तो उसके बाद उसे 1 महीने बाद होश आया कि कैसी जिंदगी होती क्या होती। बट कहने का ये है कि ये एक मजाकिया किस्म की चीज हो गई। अब आपको दूसरी बात सुनाता हूँ। हॉकी का मैच चल रहा था, इंडिया की बात है, और वहां पे जो जूनियर मोस्ट कोर्स होता है उसका काम होता है चीयर अप का। तो हम तो जोश में आ गए तो हमने सीनियर बैच को भी बोल दिया कम ऑन यू आल्सो चीयर अप। तो सारों ने ऐसे घूर के देखा हमको। मैच खत्म हुआ। मैच तो चलो जीत गए, हमारा स्क्वाड्रन 40 स्क्वाड्रन थे, और वो एग्जैक्टली मुझे याद है वो हॉकी फील्ड मेरे स्क्वाड्रन से 1.5 किलोमीटर था। और उसके बाद हमारा जो बैच था वो 1.5 किलोमीटर तक रोलिंग करता आया, ठीक है। और अब आप समझ सकते हैं कि जो मेरे साथी मेरे साथ रोलिंग कर रहे हो वो मेरे को कितनी शाबाशी दे रहे हैं, है ना। लेकिन उसके बाद जब मैं 1.5 किलोमीटर बाद खड़ा हुआ, मैंने कहा अगर मैं 1.5 किलोमीटर रोलिंग कर सकता हूं तो मैं तो बड़ा फिट हूं, तो क्यों ना मैं पीटी कैप्टन बनूं। तो उसके बाद मैंने फिजिकल ट्रेनिंग में अपना ध्यान दिया, और उसके बाद एनडीए में मैं पीटी कैप्टन पास आउट हुआ। पीटी ब्लू लिया जो वहां का बहुत ही हाई अवार्ड है, और उसके बाद जब कमीशनिंग के बाद मैंने पीटी कोर्स किया तो उसमें भी गोल्ड मेडल। तो जिंदगी में आप जो भी करते हो वो चीज जाया नहीं जाती। Jai Hind, sir. I'm cadet Shivani Jelly. I'm currently studying in 9th grade. I'm from Hyderabad, Telangana, sir. It's truly a privilege and a priceless opportunity to meet you, sir. My question to you is, what's your favorite war movie and why, sir? जो बचपन में आप मूवी देखते हो वो आपको छू जाता। एंड हम लोगों ने तो जिंदगी भर में वॉर मूवीज ही देखी हैं, तो मेरे ख्याल से मैंने हर वॉर मूवी को देखा हुआ है, और 2 से 3 बार देखा। लेकिन 2 वॉर मूवीज के बारे में मैं आपको जरूर जिक्र करना चाहूंगा। पहली वॉर मूवी है हकीकत। हकीकत सन 62 की मूवी है, जिसमें श्री बलराज साहनी और धर्मेंद्र जी ने एक्टिंग की, और प्रिया राजवंश है। धर्मेंद्र का नाम सुना है आप लोगों ने? बलराज साहनी का कम सुना है ना? प्रिया राजवंश जी का भी कम सुना। तो सन 62 की लड़ाई अगर आपको याद है तो सन 62 की लड़ाई में हमने बहुत ज्यादा जीत नहीं हासिल की। तो उस समय आपने एक सवाल पूछा था मेरे से कि चैलेंजेस क्या।
उसमें दो चीजें बड़ी क्लियर। अगर लीडर अच्छा हो तो निराश लोगों की टुकड़ी में भी आप ताजगी भर सकते। सबसे बड़ी सीख ये। दूसरी सीख मिली थी कि अगर आप बॉर्डर एरिया में सिविलियंस के साथ आपका तालमेल अच्छा है तो वो आपसे बड़े सैनिक बन के दिखाएंगे। 62 की लड़ाई में जो बॉर्डर एरिया में लोग थे, उन लोगों ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई की थी और भारतीय सेना की सहायता की। तो हकीकत से ये दोनों सीख मिली थी। दूसरी मूवी है बॉर्डर। बॉर्डर आप सबने देखी होगी, कितनों ने नहीं देखी है बॉर्डर मूवी? गुड शाबाश, मूवी देखना, बहुत ही अच्छी मूवी। इसमें क्या है, परिवार के संबंधों के बारे में भी बताया जाता है। इसमें यह भी बताया जाता है कि बीएसएफ, आर्मी और एयरफोर्स सब कैसे मिलके एक साथ काम कर सकते हैं। और उसमें यह भी बताया जाता है कि जब लड़ाई लगती है तो कोई राजा और रंक नहीं, सब बराबर। उसमें आपने देखा होगा कि जो कुक भी होता है वो भी एक मोर्चा संभालता है और लड़ाई। मेरे ख्याल से कुलभूषण खरबंदा थे, मुझे नाम तो उतना याद नहीं है, ठीक है। बट कहने का ये मतलब है कि ये मूवीज जो हैं आपको दिखाती हैं कि जिंदगी क्या है। क्या आप घुट-घुट के अपनी जिंदगी जीना चाहते हो या आप अपनी जिंदगी फक्र के साथ सीना तान के जीना चाहते हो? आपकी चॉइस है, आपकी मंशा है और आपने डिसीजन लेना है उसके बारे में। शूटिंग बॉर्डर 2 कौशिक की। Kaushiki Krishnan. I'm from Madhya Pradesh and Chhattisgarh Electorate, and I'm currently studying in 9th grade. So my question to you is that you being the Chief of Army Staff, General, it's a very huge thing, and not like it's a very huge thing. So how do you keep yourself down to earth after so many achievements? बैठो। डाउन टू अर्थ तो बेटा जमीन पे हमेशा रहना है, क्योंकि हम तो लैंड फोर्सेस हैं, ठीक है। लेकिन आपकी परवरिश कैसे हुई है उसके ऊपर डिपेंड, आपके टीचर्स ने आपको क्या बताया उसके ऊपर डिपेंड, आपके जो गुरु हैं यूनिट में या उसमें उन्होंने क्या बताया। तो अगर परवरिश के बारे में देखें तो चूंकि मेरे पिताजी जिस घर से निकले थे, उस घर में जब वो निकले थे तो उनके हाथ में सिर्फ कुछ चने थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और वो करीब 120 किलोमीटर पैदल गए और किसी तरह कहीं तो उन्होंने एडजस्ट किया। तो मैंने घर में माहौल देखा था कि घर में कोई भी आ जाए कभी भूखा नहीं जाता। कभी कभी तो हाल ऐसे होते थे कि मेरी माता जी सिर्फ एक वक्त का खाना खा के रहती थी, लेकिन मेहमान को कभी वो नहीं करती। तो अतिथि देवो भव जो एक आपके बारे में है, यानी कि जो इमोशनल कोशेंट है, एम्पैथी जो है दूसरे के बारे में, वो हमेशा बचपन से होती। हमेशा दूसरों को पहले तो फिर जब स्कूल में गए तो स्कूल में ये हमेशा देखने को मिलता था कि हमारे टीचर्स अपने परिवार से ज्यादा हमारा ख्याल रखते और हमेशा यही समझाते थे, बेटा कितने भी बड़े बन जाओ हमेशा जमीन पे रहे। और आपने देखा होगा जब भी मैं अपने टीचर्स से मिलता हूं हमेशा उनके पैर छूता। क्यों? क्योंकि वो भारतीय देश की परंपरा है। और भारतीय देश की परंपरा आप कहीं भी खोल के देख लीजिए, कोई भी गुरु कभी भी ऊंचा नहीं उठता, वो हमेशा जमीन पे रहता है और अपने शिष्य को भी यही बताता है जमीन पे। अब आते हैं यूनिट की बात। आज भी कोई भी मेरी यूनिट का जवान जब भी आता है, मैं आज चीफ हूं लेकिन वो आता है तो हमेशा, चाहे मेरे बाकी ऑफिसर्स खड़े रहेंगे, आके वो सामने की सीट पे बैठते। क्योंकि आज जो मैं भी हूं, किसी भी उसमें हूं, वो मेरी यूनिट के कारण, जिस यूनिट ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ दिया उसके। तो मैं कितना भी ऊंचा ओहदा प्राप्त करूं, मेरा जवान मेरे हमेशा नजदीक है। मैंने सारों को जो चिट्ठी लिखी है मेजर्स को, उसमें मैंने 3 टेस्ट लिखे, मामा टेस्ट, बाबा टेस्ट, जवान टेस्ट। मामा टेस्ट और बाबा टेस्ट ये शिव खेड़ा जी ने अपनी पुस्तक में दिए, यू कैन विन। जो तीसरा टेस्ट है मैंने लागू। आप जिंदगी में जो भी करो, आपकी माताजी, आपके बच्चे और आपका जवान जो आपके लिए अपनी जान देने के लिए हमेशा तत्पर है, ये तीनों बोले कि हाँ आपने सही। तो इसलिए हमेशा ग्राउंडेड ही रहेंगे जिंदगी। आखिरी सवाल लेते हैं हर्षा। Jai Hind sir, I'm Cadet Sergeant Harsha from Karnataka, and I'm currently studying in grade 9.
So my question to you is that how did you first perceive yourself as an individual when you were first commissioned into the Indian Army, as compared to how you perceive yourself as an individual now that you're a general? थैंक यू बेटा, बैठ जाओ। जब मैंने कमीशन लिया था तो आई वॉज अ फ्री बर्ड, कुछ भी कर सकता, सब कुछ करने की काबिलियत थी, उड़ने की काबिलियत थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम जेरी केन में फिसलते फिसलते गए, उसके बाद देखा 30 फीट नीचे है, कोई बात नहीं, गिर गए, उठे, चलते बने। मतलब कहने का ये है कि आपका एडवेंचर एक्टिविटी करने की काबिलियत बहुत थी, सोचने की काबिलियत बहुत थी, लेकिन जो बाकी क्वालिटीज थी वो सब सेम थी। किसी के लिए कुछ कर गुजरने के लिए, लोगों के कुछ करने के लिए, साथी बनाने के लिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी करने के लिए, लेकिन परिवार का दायरा छोटा था। आज मेरा परिवार का दायरा 1.3 करोड़ से। तो अगर आप सोचें कि उस समय मेरी क्या सोच पहल थी और आज मेरी क्या सोच पहल है, आज मैं जो भी करना चाहता हूं मैं 1.3 करोड़ के लिए करना चाहता हूं। आज जो भी मैं करना चाहता हूं इस प्रकार से करना चाहता हूं कि मेरी जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स में मेरा जवान 24 घंटे जो कार्रवाई कर रहा है उसको मुस्तैदी से कर सके, और अगर लड़ाई लगे तो उसके लिए वो हमेशा हर कदम लड़ने के लिए तैयार रहे। तो जो ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस है उसकी तैयारी कर, बाकी लोगों को संभालना, ट्रेनिंग करना, ह्यूमन रिसोर्स संभालना, ये सारी जो कार्रवाई है वो मेरी जिम्मेवारियां बढ़ती। बट जो सोच है वही की वही, हमेशा दूसरों के लिए कुछ कर गुजरना और देश का झंडा हमेशा ऊंचा करें। सर, एक आखिरी नोट पे एक बात खत्म करते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन युवाओं को, और खासकर ये कि आर्मी अपने ऑफिसर्स से क्या चाहती है? टॉप 3 या टॉप 5 अगर हम क्वालिटी की बात करें तो ये तो होना ही होना चाहिए। अगर हम 4 से 5 टॉप क्वालिटी देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ सी के बारे में, कुछ ए के बारे में। ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका कमिटमेंट होना चाहिए। अगर आप कमिटमेंट हैं तो आप देखेंगे कि आपको हमेशा एक जो आपसी विश्वास है, जो ट्रस्ट है, वो हमेशा बढ़ता है। दूसरी चीज है कम्युनिकेशन। एक लीडर में सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात कर सके। क्यों? अगर आप बात नहीं करेंगे तो आप सामने वाला आपसे खुलेगा कैसे? क्योंकि जब बातचीत करेंगे तभी तो नतीजा निकलेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा सोचनी पड़ेगी। तीसरी चीज मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूं एटीट्यूड, एडेप्टेबिलिटी, एबिलिटी। एटीट्यूड, आपका सोच विचार, क्या आपका सोच विचार पॉजिटिव है? क्या आप हर चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं, नेगेटिव? किसी भी चीज में दो पहलू। अगर आप पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिविटी आती जाएगी, आप में बढ़ती जाएगी, हिम्मत बढ़ती जाएगी। एडेप्टेबिलिटी, हमेशा अपने आप को नई सोच में ढालने की, बदलने की हमेशा काबिलियत। अगर आप रुक गए, बदलने की काबिलियत खत्म हो गई तो आप पीछे छूट गए। क्यों? आगे 4 राहें हैं, अगर आप सीधे ही चलते गए, आपने राहें चूज नहीं की, परेशानी नहीं। इसीलिए आप में वो काबिलियत होनी चाहिए, एबिलिटी टू चेंज। आपको चूंकि बदलाव आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, बाकी चीजें आ रही है, तो उसमें चेंज होने की बात। तीसरी चीज है एबिलिटी। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता करिए पर। आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए ताकि जो आपके जवान हैं आपसे प्रेरणा लें, आपको अपना रोल मॉडल समझें और बोले ऑफिसर हो तो। अभी जो एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, ट्रुथ, ट्रस्ट एंड ट्रांसफर। ट्रस्ट तो मैंने आपको बता दिया, ट्रुथ, आप हमेशा सच बोलें।